मेरा नाम दानिश है और मेरे दोस्त फिराज ने मुझे अपने घर भेजा कि मैं किसी मुसीबत में फंस गया हूँ और घर से फिरार हूँ। तुम जाकर मेरे घर के हाल देखो कि घर में किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। जब मैं वहां पहुंचा तो मालूम हुआ कि किसी केस में पुलिस फिराज के वालिद को गिरफ्तार करके ले गई है और अब उन्हें फिराज की तलाश है। मैंने घर जाकर हाल मालूम किया तो वहां फिराज की बहन सहर और उसकी माँ मौजूद थीं। मैंने उन्हें तसल्ली दी और हिम्मत देकर जब वापस मरने लगा तो फिराज की माँ ने मुझे आवाज़ देकर कहा, बेटा, हम रात को घर में अकेले नहीं रह सकते। ऐसा करो, तुम आज रात इधर ही आ जाना। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन फिर फिराज की माँ ने फिराज को फ़ोन किया और कहा कि दानिश से कहो कि वो रात को यहाँ ज़रूर आए। फराज ने जब मुझे खुद कहा तो मैं इनकार न कर सका। खैर, मैं इस वक्त उनके घर से रवाना होकर काम पर चला गया। फिर रात को तकरीबन 10 बजे उनके घर पहुंचा। फिराज की माँ और बहन अभी तक मेरा इंतजार कर रही थीं। मेरे पहुंचते ही फिराज की माँ ने खाना पेश किया और हम सब ने उकठे खाना खाया। फिराज की माँ पुलिस के छापे की वजह से बहुत ज्यादा डरी हुई थीं। उन्होंने नींद की गोली ली और अपने कमरे में जाकर सो गईं। फिराज की बहन सहर ने मेरा बस्तर दूसरे कमरे में बिछाया और खुद अपनी माँ के कमरे में जाकर सो गई। ताहिम मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं ख्यालों में था। रात को तकरीबन 1 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर पूछा तो बाहर से आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, पुलिस आई है। मैंने दरवाज़ा खोला तो पुलिस वाले मौजूद थे, जो दरवाज़ा खोलते ही मुझे धकेल कर अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली और इस दौरान सहर और उसकी माँ भी जाग गईं। जब पुलिस को घर में छापे के दौरान फराज नहीं मिला तो इन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो। मैंने जवाब दिया कि मैं मेहमान हूँ, यहाँ रात गुजारने आया हूँ। उन्होंने कहा कि तुम भी हमारे साथ चलो, शायद तुम्हें फिराज के बारे में मालूम हो। जब उसे पकड़ लेंगे तो तुम्हें छोड़ देंगे। मैंने कहा कि आप जाएं, मैं अपनी गाड़ी में आता हूँ। थाने जाते हुए मैंने रास्ते में अपने एक फौजी अफसर दोस्त को फ़ोन किया और उन्हें पूरी बात बता दी। जब मेरे फौजी दोस्त ने कुछ करने का कहा तो फ़ोन बंद हो गया। थाने पहुंचते ही इंस्पेक्टर खड़े थे। गाड़ी से उतरते ही उन्होंने कहा, आप हमें पहले ही मेजर साहब के बारे में बता देते तो हम आपको थाने आने की जहमत ही न देते। आप जा सकते हैं। मुझे फौरन अंदाज़ा हो गया कि मेरे दोस्त ने फ़ोन करके बात कर ली थी कि मुझे छोड़ दिया जाए। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करके उसका शुक्रिया अदा किया और वापस फिराज के घर चला गया। जब मैं घर पहुंचा तो सहर और उसकी माँ सीढ़ियों में बैठकर रो रही थीं। मुझे देखते ही सहर दौड़कर मेरे पास आई और मेरे गले लगकर रोने लगी। इस लम्हे पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि वो अब जवान हो चुकी है। मेरे जहन में अजीब ख्यालात आने लगे, लेकिन फिर भी मैंने अपने ख्यालात को झटक दिया। जब वो मुझसे अलहदा हुई तो मैंने उसे उसकी माँ को हौसला देते हुए कहा कि सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र न करें, अब आप लोग सो जाएं। वो दोनों कमरे में चली गईं और मैं भी दूसरे कमरे में चला गया। रात भर मुझे नींद नहीं आई और मैं जागता रहा। सुबह नाश्ता करने के बाद काम पर चला गया और शाम को अपने घर जाकर कपड़े बदलने के बाद टीवी देखने बैठ गया। मेरे जहन में ये था कि मुझे सिर्फ एक दिन के लिए ही फिराज के घर रहना है, इसीलिए अब मैं फिर से अपने घर वापस आ गया। थोड़ी देर बाद सहर का फ़ोन आया और उसने कहा, भाई, आप अभी तक घर वापस क्यों नहीं आए? मैंने हैरान होकर पूछा कि क्या मुझे आज भी आना है? तो सहर ने जवाब दिया, सिर्फ आज ही नहीं बल्कि कई दिन आपको हमारे यहाँ रहना होगा। खैर, मैंने गाड़ी निकाली और उनके घर चला गया। वहाँ खाना खाने के बाद फराज की माँ नींद की गोली खाकर सो गईं, जबकि मैं और सहर टीवी देखने लगे। रात के तकरीबन 10 बजे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो फिराज सामने खड़ा था। मैंने उसे अंदर आने का कहा। वो चंद मिनट रखा और उसने सहर से कहा कि वो माँ का ख्याल रखे और फिर कुछ देर बाद वो वापस चला गया। उसके जाने के बाद मैंने सहर से कहा कि मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। तो उसने कहा, कल रात माँ तो सो ही रही लेकिन मुझे नींद नहीं आई, मैं सारी रात जागती रही, इसीलिए आज मैंने आपका बस्तर भी माँ के कमरे में लगा दिया है। मैंने उसे कहा कि मुझे उस कमरे में नींद नहीं आएगी क्योंकि मैं अकेला सोने का आदी हूँ। तो वो बोली, ये माँ ने कहा है तो आपको उनकी बात माननी पड़ेगी। खैर, मैं उस कमरे में चला गया जहाँ फिराज की माँ बेड पर लेटी हुई थी और मेरा बस्तर ज़मीन पर पड़ा हुआ था। सहर खुद सूफे पर लेट गई। हम थोड़ी देर तक बातें करते रहे और फिर सहर सो गई, जबकि मैं जागते हुए सोच में डूबा रहा। रात के किसी पहर मेरी भी आंख लग गई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही फराज की माँ के खानिसने से फिर जाग गया। मैं सोचते सोचते 3 बजे तक जागता रहा। जब सहर अंगड़ाई लेती हुई उठ गई, उसने मुझे जागते हुए देखा तो फौरन दोपटे से खुद को ढांप लिया और कहा, भाई, आप अभी तक जाग रहे हैं? मैंने जवाब दिया कि नींद नहीं आ रही। वो उठकर बाथरूम चली गई और जब वापस आई तो कहने लगी कि आप टीवी लगा लेते। मैंने कहा, इसलिए नहीं लगाया कि आप लोग डिस्टर्ब ना हों। वो बोली, आप टीवी हॉल में जाकर टीवी लगा लो, इसमें भला डिस्टर्ब होने वाली कौन सी बात है, चाहे तो कोई मूवी देख लो।
मैंने इनकार किया, लेकिन वो कहने लगी चले मैं आपको टीवी लगा देती हूँ। मैं भी उसके पीछे टीवी हॉल में चला गया, जहाँ उसने टीवी लगाकर रिमोट मेरे हाथ में दिया और कहा जो भी चैनल देखना है लगा लें। मैंने रिमोट पकड़ लिया और उससे कहा कि एक गिलास पानी ले आओ। जब वो पानी लेने गई तो अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया और मैंने अपने हाथ की हथेली देखना शुरू कर दी। वो पानी लेकर आई तो मुझे देखकर कहने लगी, क्या देख रहे हैं? मैंने सहर से कहा कि मैं देख रहा हूँ कि कसमत में क्या लिखा है। ये सुनकर वो मुझसे पूछने लगी कि क्या आप हाथ देख लेते हैं? मैंने कहा बस थोड़ा बहुत। ये सुनकर वो बोली, मेरा भी हाथ देखें। मैंने पहले इनकार किया, लेकिन वो जद करने लगी। आखिरकार मैंने कहा, ठीक है मैं देखता हूँ, मगर मुझे इस बारे में ज़्यादा पता नहीं है। वो फौरन मेरे पास आकर बैठ गई और अपना हाथ मेरे आगे कर दिया। मैंने उसका हाथ इस अंदाज से पकड़ा कि वो थोड़ी सी शर्मा गई। मैं कुछ देर तक उसका हाथ देखता रहा, लेकिन कुछ नहीं बोला। फिर जब मैंने उसका हाथ छोड़ दिया तो उसने पूछा, मेरी किस्मत क्या कहती है? मैं फिर खामोश रहा और उसने दोबारा सवाल किया। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे हाथ की समझ नहीं आई। वो बोली, आप जानबूझकर नहीं बता रहे, प्लीज बताएं। मैंने फिर से उसे टालने की कोशिश की, लेकिन वो फिर से जद करने लगी। मैंने कहा जो मुझे समझ आया है वो मैं तुमसे नहीं कह सकता। तो वो बोली, क्यों नहीं कह सकते? मैंने जवाब दिया, बात ही कुछ ऐसी है। फिर मैंने उसे कहा, क्या तुम किसी लड़के को पसंद करती हो? ये सुनकर वो खामोश हो गई। मैंने फिर से अपना सवाल दोहराया तो उसने हाँ में सिर हिलाया। मैंने सहर से पूछा कि ये खेल कितनी देर से चल रहा है और कैसे शुरू हुआ, तो वो झुझक गई। मैंने कहा ये बात राज ही रहेगी, तुम बेफिक्र होकर बताओ। वो कहने लगी, एक गलत नंबर से उस लड़के से बात शुरू हुई थी। अभी तक सिर्फ हमने बातें ही की हैं। मैंने उसे कहा कि उस लड़के को छोड़ दो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। वो हैरान होकर पूछने लगी, क्यों? तो मैंने कहा, ये मैं नहीं जानता, मगर तुम्हारे लिए यही बेहतर है। फिर वो बोली कि मेरे हाथों की लकीरें और क्या कहती हैं। मैंने जवाब दिया कि तुम बहुत लिकी हो और आइंदा 4 से 5 सालों में तुम्हारा दूसरे मुल्क जाना होगा। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। वो फिर से जद करने लगी। मैंने सहर को हाथ आगे करने को कहा तो उसने आगे बढ़ा दिया। फिर मैंने उसका हाथ पकड़कर आहिस्ता से दबाना शुरू कर दिया। मेरी नज़र उसके हाथ की तरफ थी और मैं नज़रें चराकर उसकी तरफ देख रहा था। वो ये देख गई। मैंने उसे फिर से उसकी ठोड़ी से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और कहा, एक बात कहूँ? उसने खामोशी से सिर हिलाया। मैंने फिर से कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुमसे जिस इंसान की शादी होगी वो बहुत खुशकिस्मत होगा। ये सुनकर वो शर्मा गई और शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। अचानक पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, उसने मुझसे खुद को छुड़ा लिया और खड़ी हो गई। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वो पीछे होकर बोली, भाई ये सब ठीक नहीं है। ये कहकर वो टीवी हॉल से निकल गई और कमरे में जाकर लेट गई। मैं भी उसके पीछे कमरे में गया तो देखा वो चादर मुना पर डालकर लेटी हुई है। मैंने उसे दोबारा पुकारा, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फैसला किया कि उसको आवाज़ ना दूं और खुद टीवी हॉल में वापस आ गया। लेकिन मेरे दिमाग में ये ख्याल घूमता रहा कि अगर उसने सुबह अपनी माँ को सब कुछ बता दिया तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होगी। खैर उसी सोच में सुबह हुई और 9 बजे के करीब उसकी माँ भी उठ गई। सहर ने आवाज़ दी कि नाश्ते के लिए आए, लग गया है। मैं कमरे में गया तो उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी आंखें सरक हो रही हैं, क्या तुम रात को नहीं सोए? मैंने जवाब दिया, आंटी नींद नहीं आई, इसीलिए सारी रात टीवी देखता रहा। नाश्ता करने के दौरान सहर नीचे बैठी रही और उसने भी मेरी तरह सही से कुछ नहीं खाया। इसके बाद मैं गाड़ी में बैठा और दफ्तर जाने के बजाय घर चला गया। वहां पहुंचकर मैंने दफ्तर में फ़ोन किया कि मेरी तबीयत ख़राब है, इसीलिए मैं आज नहीं आ सकूंगा, और फिर बेड पर लेट गया, जहां मुझे फ़ौरन नींद आ गई। शाम 4 बजे के करीब मेरी आंख खुली तो मोबाइल पर एक मैसेज आया हुआ था। मैसेज पढ़ा तो सहर का था, जिसमें लिखा था, भाई रात को जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। अब इस बारे में किसी को खबर ना हो। मैं भी कोशिश करूंगी कि आइंदा ऐसा ना हो और आप भी आइंदा ऐसा करने की कोशिश ना करें। मैंने ये मैसेज पढ़कर सहर के मोबाइल पर फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने उनके घर के नंबर पर फ़ोन किया तो उसने उठाया। मैंने मैसेज के बारे में बात शुरू की तो उसने कहा, अगर कोई और बात करनी है तो कर लें, ये मामला हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। मैंने उसे कहा, ठीक है, आइंदा आपके घर नहीं आऊँगा। तो उसने कहा, ठीक है। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। इसके बाद मैंने सोचा कि आज के बाद मैं उनके घर नहीं जाऊँगा। रात 9 बजे के करीब मोबाइल पर घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो सहर बोल रही थी। उसने कहा, माँ बात करना चाहती हैं। मैंने सोचा कि उसने शायद अपनी माँ को सब कुछ बता दिया होगा, मगर उसकी माँ ने कहा, तुम कहाँ हो? मैंने बताया, घर में हूँ। तो उन्होंने कहा, तुम आ भी जाओ, सहर को बाजार जाना है, उसे ले जाओ। इससे पहले कि मैं कुछ कहता फ़ोन बंद हो गया। तो मैंने गाड़ी निकाली और उनके घर की तरफ चल पड़ा। जब घर पहुंचा तो सहर खाना लगा रही थी। आंटी ने कहा, पहले खाना खा लो, फिर चले जाना।
मैंने खाना खाया तो आंटी ने कहा, मैं गोली खाकर सो रही हूँ, तुम लोग बाहर के दरवाजे की चाबी ले जाना और जल्दी आने की कोशिश करना। फिर सेहर ने माँ को गोली दी और खुद तैयार होने लगी। जब 20 मिनट के बाद वो तैयार होकर बाहर निकली तो उसने एक खूबसूरत सी ड्रेस पहनी हुई थी और हल्का सा मेकअप किया हुआ था। बाहर निकलकर चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और चल पड़ा। सड़क पर पहुंचकर मैंने उसे कहा, क्या बात है, खामोश क्यों हो? तो वो खामोश ही रही। मैंने फिर बुलाने की कोशिश की मगर वो खामोश। आखिरकार वो बोल पड़ी, भाई प्लीज ऐसा ना करें, ये ठीक नहीं है। मैंने कहा, कुछ भी गलत नहीं है। तो उसने जवाब दिया, ये सब गलत है, मैं सिर्फ इस इंसान के साथ रहूंगी जो मेरा शौहर होगा। मैंने झट से जवाब दिया, बेवकूफ लड़की, तुमने मुझे अभी तक पहचाना ही नहीं है। मैं ही तो वो इंसान हूं जिससे तुम्हारी शादी होगी। वो मेरी तरफ हैरत से देखने लगी। उसने मुझे खामोशी से देखा और मैंने कहा, तुम कितनी खूबसूरत हो। ये तो मुझे रात को पता चला। मैंने फैसला किया है कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही करूंगा, लेकिन पहले तुम्हारे भाई का केस खत्म हो जाए तो मैं अपने घर वालों से बात करूंगा। वो कहने लगी, मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में भाई और माँ नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे खानदान में गैर बरादरी में शादियां नहीं होते। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि मैं उन्हें भी मना लूंगा, पहले तुम अपना मूड ठीक करो। वो कहने लगी, ठीक है। और फिर हमने कुछ और बातें की। हमारी गाड़ी बाजार पहुंच गई जहां सेहर ने अपनी ज़रूरियात की चीज़ें खरीदें और गाड़ी में वापस आकर बैठ गई। वो कहने लगी, चलो घर चलते हैं। मैंने कहा, हम पहले आइसक्रीम खा लेते हैं, फिर चलेंगे। पहले तो वो ना मानी, लेकिन मेरे बार बार कहने पर मान गई। मैंने आइसक्रीम मंगवाने की बात की तो वो कहने लगी, भाई मेरे लिए मंगवाइएगा मैंगो फ्लेवर। मैंने कहा, अब मैं सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं रहा। तो वो हंसने लगी और कहने लगी, घर वालों के सामने तो भाई ही कहूंगी जब तक तुम उनसे बात नहीं कर लेते। ये सुनकर मैं खामोश हो गया। हम आइसक्रीम खाकर घर पहुंचे तो उसने मेरा बिस्तर लगा दिया और मैं टीवी हॉल में जा बैठा। कुछ देर बाद वो आई और कहने लगी, बिस्तर लगा लिए हैं, जब सोना हो तो आ जाना। मैं भी थोड़ी देर बाद सो गया। सुबह 7 बजे में उठा तो उसकी माँ नाश्ता बना रही थी। मैंने पूछा, आंटी सेहर कहाँ है? तो वो कहने लगे, उसे बुखार हो गया है, इसीलिए मैं नाश्ता बना रही हूँ। मैंने नाश्ता किया और दफ्तर चला गया। शाम को जब दोबारा घर वापस आया तो वो अभी भी बेड पर लेटी हुई थी। मैंने उसे पूछा, क्या बात है? तो कहने लगी, सर में दर्द हो रहा है। अभी थोड़ी सी दर्द में कमी हुई, मगर दर्द अभी भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने उसे डॉक्टर के पास ले जाने का कहा तो वो इनकार करके अपनी माँ के कमरे में लेट गई। मैंने उसे कई बार कमरे से बाहर आने का कहा लेकिन वो नहीं आई। अगले रोज जब मैं दफ्तर से घर आया तो फिराज के भाई का केस खत्म कर दिया गया था और कहा गया था कि वो फिराज को 5 घंटे में पेश कर दें, वरना वो उन्हें फिर से पकड़ कर ले आएंगे। मेरे घर जाने पर दोनों बाप बेटा घर पर मौजूद थे, मगर फिराज के बाप ने कहा कि वो फिराज को किसी भी सूरत पेश नहीं करेंगे और वो खुद भी कुछ दिन तक घर में नहीं रहेंगे। उन्होंने घर रहने पर मेरा शुक्रिया अदा किया और कुछ देर बाद खाना खाकर घर से बाहर चले गए। 2 दिन बाद पुलिस ने फिराज को गिरफ्तार कर लिया। अब फिराज की रिहाई के लिए कोशिश कर रहे थे। मैं सोच रहा था, ये लोग उस मुसीबत से निकल आएं तो मैं उनसे सेहर के रिश्ते की बात करूंगा, लेकिन इस दौरान एक बड़े बिजनेसमैन की कोशिशों से सुलह की कोशिशें कामयाब हो गईं। सुलह के लिए 2 लाख और अपने एक 40 साल के शख्स के लिए सेहर का रिश्ता मांग लिया। फराज ने उसके बेगनाह होने के बावजूद ये दोनों शर्तें मान लें क्योंकि तमाम सबूत फिराज के खिलाफ जा रहे थे। चंद दिनों के अंदर ही सेहर की शादी हो गई। सेहर भी अपने भाई की रिहाई की खातिर दिल में पहाड़ जितने गम उठाए खामोश हो गई। मैंने 1-2 बार उसे मोबाइल फ़ोन पर बात करने की कोशिश की, मगर उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। जब मैं उसके घर जाकर उससे बात करने की कोशिश करता तो उसके वालिदीन और भाई घर में होते, जिसकी वजह से सेहर से बात करने का मौका ही नहीं मिलता। जिस दिन उसकी शादी हुई इस दिन उसने सिर्फ मुझे एक मैसेज किया था जिसमें सिर्फ सॉरी लिखा था। मैंने फ़ौरन फ़ोन किया मगर उसका फ़ोन नहीं लगा। उसके बाद उससे कोई मुलाकात ना हुई और मेरी उससे शादी का ख्वाब अधूरा रह गया। लेकिन फिर खुदा की करनी ये हुई कि 3 महीने बाद अचानक एक दिन सेहर ने मुझे फ़ोन किया, जिसमें वो रो रही थी और कह रही थी, ये मेरी शादी समझौते के तहत हुई है और मेरा शोहर भी शक्ल व सूरत से बिल्कुल बदसूरत और बूढ़ा भी है। मेरा इस घर में दम घटता है, प्लीज़ तुम कुछ करो। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। मैंने उसे कहा, अब क्या हो सकता है? तो वो मुझसे मन्नतें करने लगी कि तुम इस मुश्किल को हल कर सकते हो। मैंने कहा, अभी नई नई सुलह हुई है, अगर अब कुछ किया तो ज़्यादा मसला बनेगा। तुम 1-2 महीने और सब्र करो, फिर किसी तरीके से भागकर तुम घर से बाहर तक आना। मैं तुम्हें कार में बैठाकर तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा और फिर तुम तलाकनामा उसे भेज देना।
मैं अब भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई मसला नहीं है, बल्कि तुम्हें हासिल करना तो मेरी खुशकिस्मती होगी, क्योंकि पहली मोहब्बत को भुलाना आसान नहीं होता। खैर, फिर जब 2 महीने गुजरे तो सहर ने मुझे कॉल की और कहा कि इतने बजे तुम मेरे घर के दरवाजे के बाहर आ जाना। बाहर आते ही तुम मुझे बैठाकर घर ले जाना। फिर हमने ऐसा ही किया। जब हम उसके घर में गए तो सहर के घर वाले भी परेशान थे कि अब क्या होगा, लेकिन उन्हें खुशी भी थी, क्योंकि उनकी बेटी, जिसे उन्होंने ज़बरदस्ती अपने बेटे की रहाई की खातिर इस बदसूरत के साथ दिया था, फिर से उनके पास आ गई थी। खैर, फिर शहर के ससुराल वालों ने कुछ अरसे तो हंगामा किया और केस वगैरह भी करवाए, लेकिन कुछ न कर सके, क्योंकि ये शादी सिर्फ एक समझौते के तहत की गई थी और उसमें कानून भी कुछ नहीं कर सकता था। और फिर वो अपनी मर्जी से ही घर आई थी। फिर शहर ने मुझसे शादी कर ली। उसे पाकर तो मेरी दुनिया जैसे जन्नत बन गई। अब हम दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं।